आज हम डिस्कस करेंगे गायनी पेपर नंबर 2 SK21 वॉल्यूम 2. So without wasting time, a 17-year-old girl presents with amenorrhea. She said she never had her menstruation. On examination, she has well-developed breast, axillary pubic hair. She also said that she has cyclical pain, which is worsening now, and she has bluish membrane on per vaginal examination. Which of the following is your diagnosis? ठीक है, तो ये ब्लूइश मेम्ब्रेन आपको नज़र आता है इम्परफोरेट हाइमन में. ठीक है. अ वुमन in labor is planned for assisted vaginal delivery. The fetal head is in occipito anterior presentation. Which instrument is most appropriate? तो ये हमने पिछले पेपर में पढ़ा कि occipito anterior presentation अगर हो तो उसमें आपने आउटलेट फॉरसेप्स यूज़ करना है. occipito anterior जो है आइडियल पोजीशन है फॉरसेप असिस्टेड डिलीवरी के लिए. कीलैंड जो है कीलैंड फॉरसेप रैश रोटेशनल है. पाइपर जो है पाइपर फोरसेप्स आप ये कब यूज़ करते हैं? आफ्टर कमिंग हेड ऑफ आउट ऑफ ब्रीच. वेंटोज आप कब यूज़ करते हो? इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन फॉरसेप्स जो आउटलेट फॉरसेप्स है ये प्रेफर्ड है फॉर occipito anterior presentation when good application is possible. Perhaps 42-year-old woman presents with postcoital bleeding. Speculum exam reveal a visible exophytic cervical lesion. Biopsy पे आपको squamous cell carcinoma नज़र आ रहा है. MRI pelvis reports a well-defined tumor measuring 3.2 cm confined to the cervix. No parametrial invasion, no pelvic wall involvement. तो इसका फीगो स्टेज क्या है? ठीक है. अच्छा, अभी इसको पढ़ते हैं कि प्रेजेंस विद पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग. स्पेकुलम एग्जाम पे आपको विजिबल एक्सोफिटिक सर्वाइकल लीजन नज़र आ रहा है. बायोप्सी आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा दिखा रही है. एमआरआई पे आपको एक ट्यूमर 3.2 सेंटीमीटर का नज़र आ रहा है दैट इज़ कन्फाइंड टू द सर्विक्स. नो पैरामीट्रियल इन्वेजन, नो पेल्विक वॉल इन्वॉल्वमेंट. तो ये कौन सा फीगो स्टेज है? तो ये फीगो स्टेजिंग आप देख लें. ठीक है, अगर आपको आती है यू कैन गेस दिस इज़ IB1 स्टेज. ठीक है. सो यू शुड you should go and see the FIGO staging. Per head 24-year-old woman presents with continuous vaginal bleeding 3 months after spontaneous miscarriage. On examination, the uterus is enlarged and the pelvic ultrasound shows multiple cystic areas giving snowstorm appearance. तो यहाँ पे बात ही ख़त्म हो जाती है. सीरम बीटा लेवल्स, बीटा HCG लेवल्स आर मार्कली एलिवेटेड. तो ये आपके साथ क्या हुआ? दिस इज़ अ मोलर प्रेगनेंसी. A 28-year-old primary gravida has difficult vaginal delivery. After delivery, she is complaining of pelvic heaviness, difficulty controlling urination, and inability to maintain pelvic support. Examination पे pelvic diaphragm tear आपको नज़र आ रहा है. तो which muscle is most likely paralyzed? तो amongst the following क्या नज़र आ रहा है? क्या आपको लगता है? That is your levator ani. Which amino acid is non-essential? तो और ऑप्शंस भी देख लेते हैं. ठीक है, तो अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन ए टायरोसिन इज़ नॉन एसेंशियल. ठीक है, ये PTV टिम हॉल के बारे में मैंने आपको बताया था. ठीक है, PTV टिम हॉल में आपने एक चीज़ जो याद रखनी है, ए को याद रखना है. आर्जिनिन आपके साथ इसेंशियल है और एलेनिन और एस्पार्जिनिन जो है ये आपके साथ नॉन एसेंशियल में आते हैं. ठीक है. दूसरी बात आपने जो है टी को याद रखना है, ए और टी. ठीक है, टी में ट्रिप्टोफैन थ्रियोनिन की बात आ जाए तो वो एसेंशियल अमाइनो एसिड है. और आपके साथ अगर टायरोसिन की बात कर ली उन्होंने तो उसमें फिर आपने नॉन एसेंशियल लिखना है. ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं, ये आप अपने माइंड में लाजमी रखें. ठीक है, ये दोनों और बाकी PTV टिम हॉल में सारे एसेंशियल लिखने हैं और इनके अलावा अगर कोई हो तो उसमें आपने नॉन एसेंशियल लिखना है. मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन सच एज हिस्टामीन आर डिराइव फ्रॉम विच अमाइनो एसिड? तो मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन हिस्टामीन कहाँ से डिराइव होता है? अमंग्स द फॉलोइंग क्या लग रहा है? रिपीटेड है. दिस इज़ हिस्टडीन. Histamine synthesis from histidine
वाया हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज थायरोसिन कैटिकोलामीन और थायराइड हार्मोन बनाता है या इससे डिराइव होता है। एपोप्टोसिस डीएनए पैटर्न आपको किस तरह नज़र आती है, ठीक है। तो स्मीयर पैटर्न आपको नेक्रोसिस में नज़र आती है, स्टेप लैडर पैटर्न आपको एपोप्टोसिस में नज़र आती है, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। 36 वीक प्रेग्नेंट है वुमेन प्रेजेंट्स विद सडन पेनफुल विजाइनल ब्लीडिंग। पेनफुल विजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल का नाम आ गया तो आपने प्लेसेंटल एब्रप्शन लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर है G3P2 38 weeks pregnant woman is in active labor 8 centimeter dilated with a lady doctor perform arm. Immediately after arm the patient develop sudden heavy vaginal bleeding, fetal heart rate begins to show deceleration. What is the next best step in management? तो पिछले पेपर में हमने ये पढ़ लिया कि सी सेक्शन करवाना है। 30-year-old woman at 32 weeks presents with painless vaginal bleeding. Vitals are stable, fetal movement are normal, abdominal examination, uterus is soft and non-tender, you suspect placenta previa. What is the most appropriate investigation to confirm the diagnosis? तो ये भी repeated है, इसमें हमने transvaginal ultrasound करना है। 30-year-old woman presents with hypomenorrhea along with headache and nausea. Hypomenorrhea है, headache, nausea. What is द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल असेसमेंट? तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू डू प्रेगनेंसी टेस्ट इन एनी वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज जिसमें मेंस्ट्रुअल चेंजेस हो प्लस सिस्टेमिक सिम्टम्स लाइक हेडेक, नोजिया। तो फर्स्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल असेसमेंट इज़ यूरिन और सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। रीनल पेल्विस एंड कैलिसिस डेवलप फ्रॉम, तो रीनल पेल्विस और कैलिसिस आपके साथ किस से डेवलप होते हैं, दे डेवलप फ्रॉम मेटानेफ्रोस, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। इसके लिए अगर आपने किडनी की एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी पढ़नी है तो यू कैन। मेटानेफ्रोस जो है डेफिनेटिव किडनी बनाता है, इससे रीनल पेल्विस, कैलिसिस और कलेक्टिंग डक्ट्स बनते हैं। यूरिटेरिक डक्ट जो बड जो है ये आपके साथ मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा बनाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल फंक्शन ऑफ एपोप्टोसिस, तो अमंग्स द फॉलोइंग क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल इफेक्ट है इसका, दैट इज़ रिमूव द म्यूटेंट सेल्स। एपोप्टोसिस एलिमिनेट्स म्यूटेंट और डैमेज सेल्स, प्रिवेंट्स मेलिग्नेंसी, क्रिटिकल फॉर टिश्यू होम्योस्टेसिस एंड ट्यूमर सप्रेशन। फिर है पेशेंट ऑन एंटी मलेरियल थेरेपी डेवलप लॉन्ग क्यूटी टॉर्सेडीज डिपॉइंटीज। तो इस ये कौन सी ड्रग ने टॉर्सेड डिपॉइंटीज कॉज किया है, दैट इज़ योर क्विनीन, ठीक है। क्विनीन आपके साथ, क्विनीन और क्विनिडीन प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल कॉज करवाते हैं और इसमें रिस्क ऑफ टॉर्सेडीज है। 60-year-old patient presents with gastric outlet obstruction and repeated vomiting. Which acid base abnormality? तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और रिपीटेड वॉमिटिंग में क्या है कि इसमें होता है ऑप्शन नंबर बी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। अगर वॉमिटिंग हो, लॉस ऑफ गैस्ट्रिक H प्लस और Cl हो तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रीनल कंपेंसेशन में पोटाशियम एक्सक्रीशन होता है कॉजिंग हाइपोकेलीमिया। मदर RH नेगेटिव, फादर RH पॉजिटिव, फीमेल हैज़ प्रीवियसली डिलीवर्ड 2 babies and got anti-D for that. Which test we will perform now to check for antibodies? अभी हमने कौन सा टेस्ट करना है, that is your indirect Coombs test of IgG antibodies. A woman presents with positive pregnancy test ultrasound पे gestational sac 6 weeks नज़र आ रहा है, located high and lateral in the uterus surrounded by myometrium and adjacent to the tubal tissue. What is the most likely diagnosis? तो ये आपको क्या लग रहा है, पिछले पेपर में पढ़ लिया, दिस इज़ इंटरस्टिशियल कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी आपके साथ इट अपीयर्स एज अ सैक सराउंडेड बाय मायोमेट्रियम। फिर है इट इज़ लोकेटेड लेटरल टू द यूट्राइन कैविटी नियर द इंटरस्टिशियल पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। प्लूरल प्लैक ऑन एक्सरे इन कंस्ट्रक्शन वर्कल। प्लूरल प्लैक्स आपको किस में नज़र आते हैं, एस्बेस्टोस में नज़र आते हैं। एस्बेस्टोस एक्सपोजर क्लासिकल प्लूरल प्लैक्स कॉज करवाता है, लॉन्ग लेटेंसी पीरियड में कॉज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ और मीजोथीलियोमा। अच्छा, इन पेशेंट हेल्थ केयर सेंटर अ पेशेंट इज़ रेफर्ड टू हाई लेवल हॉस्पिटल फॉर स्पेशलाइज्ड केयर।
ठीक है, तो ये आपके साथ कौन सा है अमंग्स द फॉलोइंग? ये आपके साथ रेफरल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन टू हेल्थ फैसिलिटीज़। Referral system ensures coordination between lower and high level health facilities for optimal patient care. Test has high false positive test should be highly, अगर high false positive test है तो it should be highly, ये क्या होना चाहिए, highly specific होगा, ठीक है। अगर डिटेक्ट सेंसिटिविटी आपके साथ डिज़ीज़ को डिटेक्ट करेगी एंड इट विल रूल आउट द डिज़ीज़, बस इसको आपने रट्टा करना है। इसमें स्पिन और स्नाउट का एक फार्मूला है। स्पिन का मतलब SP स्पेसिफिक फॉर रूल इन डिजीज़, और स्नाउट SNOUT सेंसिटिविटी की बात आ जाए तो उसमें आपने रूल आउट डिजीज़ लिखना है, ठीक है। एसोसिएटेड विद ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ये अभी सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह याद किया है कि ये सेंसिटिविटी जो है, ट्रू पॉजिटिव लोग आपके साथ जो है वो सेंसिटिव होते हैं, पॉजिटिव, और फॉल्स नेगेटिव लोग भी आपके साथ सेंसिटिव है। इस तरह याद रख लो, जिस तरह भी याद रखना है, लेकिन इसको आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है। ये आपके साथ है सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी, ठीक है। डिटेक्ट नॉन डिजीज़ एंड रूल इन डिजीज़ एसोसिएटेड विद ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। तो एक को याद कर लो, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। प्रेग्नेंट लेडी विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग टेकन टू स्टडी इट्स अफेक्ट ऑन IHD टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर। ये आपके साथ कौन से टाइप की स्टडी हो रही है? स्मोकिंग, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग टेकन टू स्टडी, और इसका अफेक्ट देख रहे हैं IHD पे। सो दिस इज़ अ केस ऑफ विच टाइप ऑफ स्टडी? दिस इज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। केस कंट्रोल में डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़, और इसका रिलेशन होता है ऑड रेशो के साथ। कोहार्ट में ग्रुप विद रिस्क फैक्टर एंड ग्रुप विदाउट रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू रिलेटिव रिस्क। इसमें हम देखते हैं फ्रॉम कॉज टू इफ़ेक्ट, किस चीज़ ने फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉज किया है और उसके एंड में उसका फिर अफेक्ट देखते हैं, ठीक है, कि इसके एंड इफेक्ट क्या है। और ये फॉरवर्ड स्टडी है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आप डिजीज़ वर्सेस रिस्क फैक्टर्स देखते हो। 65 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विद पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन? पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग में आपने सबसे पहले ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है। पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन अंडरगोज ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड shows endometrial thickness of 9 into 19 millimeter. She is not on hormonal therapy. What is the next final diagnosis most consistent with the finding? तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि 9 to 19 millimeter endometrial thickness suggest malignancy या hyperplasia, endometrial malignancy या hyperplasia, ठीक है। फिर a woman with 9 year of infertility undergoes hormonal evaluation. Her AMH level is less than 1. What is the most appropriate next step in management? तो इसमें हम कंसिडर करते हैं रिप्रोडक्टिव IVF और डोनर ओसाइट्स। तो ये भी हमने पढ़ा। AMH लेस देन 1 होगा तो सिवियरली डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व है, तो इसमें आप IVF करते हो। फीमेल पेशेंट विद सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हैज़ हिस्ट्री ऑफ एलिगोमेन्यूरिया फ्रॉम लास्ट 1 year. She also has hirsutism diagnosed with PCOS. Which is the criteria of PCOS according to Rotterdam? तो रोटरडैम क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया भी है पिछले वीडियो में। इसका करेक्ट ऑप्शन है इस पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन स्कैन। रोटरडैम क्राइटेरिया में 2 आउट ऑफ द 3 वेरिएबल्स पॉजिटिव होने चाहिए। एमेनूरिया, ओलिगोमेनूरिया होनी चाहिए, क्लिनिकल या बायोकेमिकल साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोजिनिज्म होने चाहिए, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन पेल्विक। तो यहाँ पे आपके साथ एमेनूरिया थी और उस ओलिगोमेनूरिया थी, उसके साथ जो है PCOS का डायग्नोसिस भी था, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी थी, ठीक है। तो दिस इज़ रोटरडैम क्राइटेरिया। न्यू बॉर्न डेवलप डायरिया आफ्टर मिल्क कंजम्पशन। तो जब भी डायरिया आफ्टर मिल्क कंजम्पशन होती है, इसमें आपने लैक्टोज इंटॉलरेंस सस्पेक्ट करना है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, inability to digest lactose, osmotic diarrhea after milk. Symptoms appear immediately after milk feeding.
58 ईयर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, शी इज़ डायग्नोज्ड विद एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, शी रिफ्यूज hysterectomy and started on levonorgestrel intrauterine system LNGIUS according to follow-up protocol. When should be she re-evaluated for response therapy? तो re-evaluate आपने उसको कब करना है? You have to check her after 3 months. A 25-year woman with generalized tonic-clonic seizures is diagnosed with eclampsia. What is the appropriate loading dose of magnesium sulfate? तो लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट बस आप याद रखो कि आपने 4 ग्राम IV प्लस 5 ग्राम IM देना है इन ईच बटक, ठीक है। तो जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर जो है और उसमें इक्लेम्सिया भी है, तो 4 ग्राम IV प्लस 5 ग्राम IM, टोटल 9 ग्राम देना है। 4 उसमें IV, 5 उसमें IM और इन ईच बटक। अ पेशेंट स्टार्टेड ऑन डिऑक्सीसाइक्लिन फॉर एटिपिकल निमोनिया। डिऑक्सीसाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है। दिस बाइंड्स टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। डिऑक्सीसाइक्लिन अमाइनोग्लाइकोसाइड सारों का ये सेम एक्शन है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन ब्लॉक ट्रांसफर आरएनए अटैचमेंट टू 30S सब यूनिट inhibiting protein synthesis. Rh negative mother shows 5 ml feto-maternal hemorrhage on Kelhoover test. तो रिक्वायर्ड डोज इसके लिए कितना होगा? 5 ml feto-maternal hemorrhage में द रिक्वायर्ड डोज इज़ 500, ठीक है। Rh negative woman post delivery has Kelhoover test result 5 ml FMH. What is the dose of NTD? So that is again 500. 36-year-old weak primary gravida is found to have breech presentation and request normal delivery. तो इसमें आपने क्या करना है? You have to do external cephalic version, ठीक है। Where is the percutaneous liver biopsy usually performed? Percutaneous liver biopsy आप कहाँ करते हो? You do it at the right 8th या 9th intercostal space mid-axillary line. पेशेंट प्रेजेंट्स विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अल्ट्रासाउंड पे एसाइटीज़ नज़र आ रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? डायग्नोस्टिक इमेजिंग आपने क्या करनी है? यू हैव टू डू डायग्नोस्टिक पैरासेंटीसिस। फर्स्ट स्टेप इन न्यू एसाइटीज़ आपने करना है डायग्नोस्टिक टैप या पैरासेंटीसिस। फुटबॉलर प्लेयर एवल्जेस द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। इंफीरियर इलियक स्पाइन एक सुपीरियर था जिसका काम होता है सार्टोरियस के साथ, इन्फीरियर का काम होता है रेक्टस फिमोरस के साथ। विच मसल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पेल्विक डायफ्राम? तो पेल्विक डायफ्राम किससे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द प्यूबो रेक्टैलिस। अ न्यूबॉर्न हैज़ परसिस्टेंट हाइलॉइड आर्टरी रेमिनेंट इन द आई। व्हाट इज़ द कॉज? हाइलॉइड आर्टरी का रेमिनेंट है, तो इसका कॉज आपके साथ है फेलियर ऑफ वेसल डिजेनरेशन, ठीक है। तो बस ये याद रखो, फेलियर ऑफ वेसल डिजेनरेशन। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद रिस्ट ड्रॉप, वीकनेस इन द फिंगर एक्सटेंशन, नमनेस ओवर द डॉर्सल हैंड फॉलोइंग अ फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली साइट ऑफ इंजरी? तो रिस्ट ड्रॉप है, फिंगर एक्सटेंशन में मसला है, ये हमने पिछले पेपर में भी पढ़ा। आउटस्ट्रेच हैंड में उसको जो है फॉल हुआ है, तो दिस इज़ मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस इंजरी। रेडियल नर्व की इंजरी होती है जो कि मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के अंदर रेडियल ग्रूव के अंदर पास होती है। 3 days old newborn presents with bleeding from the umbilicus. तो ब्लीडिंग है फ्रॉम द अम्बलाइकस। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? जब भी ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बलाइकस हो, सस्पेक्ट विटामिन के डिफिशिएंसी। अर्ली न्यूनेटल ब्लीडिंग फ्रॉम द अम्बलाइकस इज ड्यू टू vitamin K deficiency. Newborn have sterile intestine at birth. Impaired vitamin K synthesis decrease the activity of vitamin K dependent clotting factor 2, 7, 9, 10. Inherited bleeding disorder में जिस तरह के आपके साथ पॉन विली ब्रांड और हेमोफीलिया है, उसमें आपके साथ लेटर इट यूजुअली प्रेजेंट्स लेटर विद डिफरेंट ब्लीडिंग पैटर्न, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट ब्लीडिंग पैटर्न होगा। Which of the following is seen in aortic stenosis? तो aortic stenosis में आपको amongst the following क्या लगता है कि होगा? तो aortic stenosis में you have decreased pulse pressure, ठीक है। aortic stenosis में left ventricular outflow obstruction होती है, it leads to narrow pulse pressure, ठीक है, and slow rising slow amplitude pulse होता है, जिसे हम कहते हैं
pulsus parvus etardus. A 58-year-old man presents with progressive fatigue, night sweat and unintentional weight loss for 3 months. ठीक है, एग्जामिनेशन पे जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी है, मॉडरेट हेपेटोमेगेली है, सीबीसी पे एनीमिया, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी है, माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। यहाँ तक आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? एटिपिकल लार्ज लिम्फोइड सेल्स हैं, मार्कली एलिवेटेड एक्सिजनल लिम्फ नोड बायोप्सी, मोनोक्लोनल बी सेल पॉपुलेशन। तो ये आपके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा आसान कर लिया। दिस इज़ हॉजकिन लार्ज सेल लिम्फोमा। ठीक है, जब भी आपको लार्ज सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है, इन्होंने आपको कहा कि मोनोक्लोनल बी सेल पॉपुलेशन भी है। लिम्फ नोड बायोप्सी पे आपको ये नज़र आ रहा है और लिम्फ LDH आपके साथ मार्कली एलिवेटेड है। दिस इज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा था। ठीक है, a 36-week primary gravida presents with rupture of membrane 6 hours ago. She is afebrile, fetal heart rate is normal and there is no vaginal bleeding. What is the most appropriate next step? तो इसका most appropriate next step क्या होना चाहिए? आपने इसको एडमिनिस्टर करना है एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड मॉनिटर करना है। 13-week pregnant woman presents for routine dating ultrasound. Her LMP is unknown. अल्ट्रासाउंड पे क्राउन रम्प लेंथ जो है 150 है। BPD is 30 millimeter. Which parameter is most accurate for gestational age? तो amongst the following कौन सा सबसे अच्छा है gestational age के लिए? that is crown rump length. 45-year-old woman complains of urinary leakage when coughing or sneezing and frequent urination. Pelvic examination is normal. Which investigation is most appropriate to evaluate her condition? तो amongst the following आपने क्या चीज़ करनी है? To evaluate the condition you have to do cystometry and urodynamic studies. ठीक है, तो जब भी एक पेशेंट को यूरिन लीकेज या यूरिन इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स हो, डू साइटोमेट्री एंड यूरोडायनामिक स्टडीज़। 55-year-old woman is receiving chemotherapy for breast cancer after the second cycle. The oncology team explains that the goal of her regimen is to trigger control cancer cell death by activating intracellular pathways. What is the primary mechanism by which chemotherapy drugs act? तो chemotherapeutic drug किस तरह act करते हैं? Among the following chemotherapeutic drug induces apoptosis. A researcher studies cell infected with DNA virus. After infection, host cells show abnormal replication, altered gene transcription, and loss of normal cell cycle control. What is the cellular component is primarily altered by the virus? तो कौन सा primarily altered होगा by the virus? That is your host cell DNA. ठीक है, many viruses जिसमें DNA और retrovirus आते हैं integrate और modify the host cell DNA, जिसकी वजह से अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन होती है, अनकंट्रोल प्रोलिफ्रेशन, पोटेंशियल ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। RNA वायरसेस में मॉडिफाइड ट्रांसलेशन एंड बट DNA लेवल अल्ट्रेशन आर द की हॉलमार्क फॉर मैलिग्नेंट चेंजेस। फिर है 14-year-old गर्ल प्रेजेंट्स विद प्राइमरी एमेनूरिया, मंथली साइक्लिक लोअर एब्डोमिनल पेन है, साइक्लिक एब्डोमिनल पेन है, एमेनूरिया है एंड increasing pelvic pressure for the last 6 months. On examination, a bluish bulging membrane is seen in the vaginal intraosseous uterine pregnancy test is negative. What is the most likely diagnosis? तो bluish bulging membrane आपको imperforate hymen में नज़र आती है। 32-year-old married woman, no symptoms, visit for routine screening. She has never had a pap smear before. Her pelvic exam is normal. What is the purpose of the pap smear screening? तो pap smear screening का purpose आपके साथ क्या होता है? It is used for screen for cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancers. फिर है 40-year-old woman presents with heavy menstrual bleeding and pelvic pressure. pelvic ultrasound पे आपको well circumscribed हाइपोइकोइक मास नज़र आ रहा है जो कि अराइज कर रहा है फ्रॉम द यूट्राइन मायोमेट्रियम। तो कौन सा आपके साथ मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है ऑफ द यूट्रस? अमंग्स द फॉलोइंग विच इज़ बिनाइन ट्यूमर? दैट इज़ लियोमायोमा, जिसे हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। 42-year-old वुमेन प्रेजेंट्स विद पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग है, उसको
स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे आपको विजिबल एक्सोफिटिक मास नज़र आ रहा है, ठीक है। बायोप्सी पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, MRI पेल्विस रिपोर्ट्स वेल डिफाइंड ट्यूमर मेजरिंग 3.2 सेंटीमीटर, confined to the cervix, no parametrial invasion, no pelvic wall involvement। इसका फीगो स्टेज क्या है? तो फीगो स्टेजिंग आप देख ले, दिस इज़ 1B IB1, ठीक है। A 36-year-old woman has 3.5 cervical tumor on MRI. She undergoes CT abdomen pelvis which shows non-distant metastasis, but one pelvic lymph node is positive। इसका फीगो स्टेज क्या है? दैट इज़ 3C1, ठीक है। फिर है 45-year-old woman has tumor size of 3.2 centimeter but clinical exam suggest parametrial induration। MRI आपके साथ कंफर्म करती है अर्ली parametrial involvement। ये आपके साथ कौन सा स्टेज है? सो दिस इज़ 2B, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ फीगो स्टेजिंग, ठीक है। तो आई विल जस्ट डायरेक्टली गिव इट इन चैट GPT, फीगो स्टेजिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सो वी शुड नो दैट व्हाट इज़ द फीगो स्टेजिंग, सही है। ओके, माशाल्लाह से नेट तो काम कर रहा है, लेकिन क्यों? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। माशाल्लाह से पाकिस्तान है ना, तो इतना तो होगा। इसको मैंने ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉम्प्ट दिया है फॉर स्टेप 1, ठीक है। तो इट विल गिव अस अ गुड स्टेजिंग रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, फीगो स्टेजिंग आपके साथ क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनकोलॉजी एंड ऑब्स, ठीक है। तो इसमें स्टेज 1 जो है कन्फाइंड टू द ऑर्गन होता है, स्टेज 2 में आपके साथ लोकल एक्सटेंशन होती है, स्टेज 3 में रीजनल स्प्रेड होगा, स्टेज 4 में आपको डिस्टेंट मेटास्टेसिस मिलेगी। फिर स्टेज 1 में आपके साथ 1A है, 1B है। 1A इज़ माइक्रो इन्वेसिव, 1B इज़ क्लिनिकली विजिबल लीजन, ठीक है। जो कन्फाइंड टू सर्विक्स है उसमें 1A है, 1B है। 1A को माइक्रो इन्वेसिव कहते हैं और 1B आपके साथ क्लिनिकली विजिबल लीजन है। स्टेज 2 है बियॉन्ड द सर्विक्स, जब आ जाए तो उसमें 2A है अपर 2/3 विजाइना और 2B है जिसमें पैरामीट्रियल इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। दिस इज़ द बज़ वर्ड। स्टेज 3 है पेल्विक वॉल, लोअर विजाइना, किडनी, ठीक है। उसमें 3A है और 3B। 3A विल इन्वॉल्व द लोअर 1/3 विजाइना, 3B इन्वॉल्व्स द पेल्विक वॉल और हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। और जो स्टेज 4 है उसमें भी 4A 4B। 4A ब्लैडर और रेक्टम इन्वेजन के लिए होता है, 4B इज़ फॉर डिस्टेंस मेटास्टेसिस, ठीक है। पैरामीट्रियल में आपने याद रखना है, पैरामीट्रियल की बात आ जाए तो स्टेज 2B लिखना है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की बात आ जाए तो स्टेज 3B लिखना है, ब्लैडर इन्वेजन की बात आ जाए तो आपने स्टेज 4A लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये MCQ देख लेते हैं, ठीक है। MCQ के साथ इसको कंपेयर करें तो आपको काफ़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको कोई और सोर्स देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो जो ये वाला क्वेश्चन था, वुमेन है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग है, स्पेक्युलम एग्जाम विजिबल, एक्सोफिटिंग सर्वाइकल लीजन है, बायोप्सी पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, MRI पे आपको वेल डिफाइंड ट्यूमर मेजरिंग 3.2 कन्फाइंड टू द सर्विक्स, नो पैरामीट्रियल इन्वेजन। पैरामीट्रियल इन्वेजन की बात नहीं है, तो आपके साथ ये क्या हुआ? नो पेल्विक वॉल्व इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो स्टेज 1 में हमने क्या कहा था
कि स्टेज 1 इज़ लिमिटेड टू द ओवरीज, वन ओवरी या बोथ ओवरीज में 1B होगा, ठीक है, 1B में बोथ ओवरीज होगा। तो इसमें आपके साथ 1B था, ठीक है, I1B। अच्छा, जो 36 ईयर ओल्ड वुमेन है विद 3.5 सर्वाइकल ट्यूमर आते हैं, इस पे भी आते हैं। ऑन MRI शी अंडरगो CT एब्डोमेन पेल्विस विच शोज नॉन डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी नहीं है, बट वन पेल्विक लिम्फ नोड इज इन्वॉल्व्ड। वन पेल्विक लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो दैट इज 3C1, ठीक है, 3C1। इसकी समरी पे आते हैं। अच्छा, तो स्टेज 1 जो है आपके साथ कन्फाइंड टू सर्विक्स है। 1A इज़ माइक्रो इन्वेसिव ओनली सीन ऑन माइक्रोस्कोपी। 1B इज़ क्लिनिकली विजिबल। 2 जो है बियॉन्ड सर्विक्स है। 2A आपके साथ अपर 2/3 ऑफ वजाइना है। 2B में पैरामीट्रियल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अभी ये आपके साथ 3C1 है, ठीक है। तो ये IC इसमें फिर ये आपके साथ सर्वाइकल फीगो स्टेजिंग में सर्वाइकल कैंसर्स के बारे में अलग स्टेजिंग है, ओवेरियन के बारे में अलग है, एंडोमेट्रियल के बारे में अलग है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉजिक इसका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आपके साथ 1C की बात की है, कैप्सूल रप्चर, एसाइटीज़ और मैलिग्नेंट फ्लूइड। वो 3C1 जो है, अच्छा चलिए ये आप अपने लिए थोड़ा सा देख लें, ठीक है। अभी हम ये फीगो स्टेजिंग तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दी, लेकिन इसमें बहुत डिटेल्स हैं तो ये आपने देखना होगा, इसको आप समझ लें, ठीक है। हम आगे जाते हैं ताकि हम अपने MCQs कवर कर सके। तो आपने क्या करना है, अच्छा 45 ईयर ओल्ड वुमेन हैज़ ट्यूमर साइज ऑफ 3.2 सेंटीमीटर बट क्लिनिकल एग्जाम सजेस्ट पैरामीट्रियल इंड्यूरेशन। MRI आपके साथ पैरामीट्रियल इन्वॉल्वमेंट। तो पैरामीट्रियल इन्वॉल्वमेंट के बारे में तो हमने पढ़ लिया ना कि इसमें तो आपके साथ होगा 2B, ठीक है। पैरामीट्रियल इन्वॉल्वमेंट में 2B होगा, ठीक है। ये वाला तो 53 वाला तो कवर हो गया इससे, ठीक है। ये जो है 3C1 आपके साथ जो है 36 ईयर ओल्ड वुमेन 3.5 सर्वाइकल ट्यूमर शी अंडरगो CT एब्डोमेन पेल्विस नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस बट वन पेल्विक लिम्फ नोड। अगर नो डिस्टेंस मेटास्टेसिस हो तो स्टेज 4 नहीं है, और उसमें वन पेल्विक लिम्फ नोड हो गया तो दैट इज़ 3C1, ठीक है। इस तरह जो यूनिवर्सल लॉजिक है उससे आप कर सकते हो। अच्छा, ये इसमें जो है आपके साथ नो पैरामीट्रियल इन्वेजन है, नो पेल्विक वॉल इन्वॉल्वमेंट है। तो ये आपके साथ हमने पैरामीट्रियल के बारे में पढ़ा कि वो 2 में था, तो ये 2 में नहीं, ये 1 में होगा। अभी 1 में आपके साथ ये चीज़ें ना हो तो दिस इज़ B1। 1 में दिस इज़ B1 क्लिनिकली विजिबल लीजन होगा B1 में, और विजिबल ट्यूमर होगा, ठीक है। तो आपको वेल डिफाइंड ट्यूमर नज़र आ रहा है, तो इसका कीवर्ड क्या है, क्लिनिकली विजिबल ट्यूमर आपको नज़र आ गया तो उसमें आपने 1B1 लिखना है, ठीक है। और अगर आपके साथ नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस है तो दिस इज़ नॉट 4, दिस बिकम्स 3, ठीक है। और यहाँ पे है पैरामीट्रियल इंड्यूरेशन तो उसमें आपने 2 लिखना है। बाकी इसको आप अपने लिए देख लें, इतना मैंने आपके लिए कोशिश किया कि थोड़ा सा मैं आसान कर दूं। 38 ईयर ओल्ड वुमेन हैज़ अ 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल ट्यूमर विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपर 1/3 विजाइना, नो पैरामीट्रियल इन्वेजन, ठीक है, नो पैरामीट्रियल इन्वेजन। तो ये फिर आपके साथ स्टेज 1 में होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द फाइगो स्टेजिंग, सो दैट इज़ 2-1A, ठीक है, 2-1A इसका हो गया। तो ये आप देख लें, इसमें इन्होंने 4 MCQs दिए हैं। ये स्टेजिंग तो काफ़ी मुश्किल भी है, गायनी वालों के लिए है। तो गायनी के जो
स्टूडेंट्स हैं दे शुड लाजमी इस फीगो स्टेजिंग को आप देख लें। 24-year-old woman presents with continuous vaginal bleeding 3 months after spontaneous miscarriage. On examination, the uterus is enlarged and pelvic ultrasound shows multiple cystic areas giving snowstorm appearance. Beta HCG level elevated. What is the most likely diagnosis? Snowstorm आपको मिल गया तो this is molar pregnancy. 28-year-old primary gravida has difficult vaginal delivery. After delivery, she complains of pelvic heaviness, difficulty controlling urination and inability to maintain the pelvic support. Examination पे आपको pelvic diaphragm tear नज़र आ रहा है, तो इसमें कौन सा मसल पैरालाइज्ड है? दैट इज़ योर लेवेटर एनआई। 28-year-old primary gravida undergoes forceps assisted vaginal delivery. On examination, the perineum on examination of the perineum, the external anal sphincter is torn and approximately 70% of the thickness of the external anal sphincter is disrupted, but the internal anal sphincter is intact. तो what is the correct classification of perineal tear? ये फिर से perineal tear के बारे में चले गए, that is 3B। अच्छा, पेरिनियल टीयर के डिग्रीज भी आप जो है लाजमी देख लें, ठीक है। ये भी पेरिनियल टीयर डिग्रीज ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा इसके लिए देख लें, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री में आपके साथ विजाइनल म्यूकोजा प्लस पेरिनियल स्किन इन्वॉल्व होगा और उसमें आपको सुपरफिशियल टेयर में मिलेगा, ठीक है। सेकंड डिग्री में पेरिनियल मसल्स इन्वॉल्व होंगे, बल्बोस्पॉन्जियोसिस ट्रांसवर्स पेरिनियल बट नॉट एनल स्फिंक्टर, ठीक है। इसमें एनल स्फिंक्टर नहीं इन्वॉल्व होता, सिर्फ पेरिनियल मसल होते हैं। फर्स्ट डिग्री में सिर्फ विजाइनल म्यूकोजा और स्किन होती है, सेकंड में पेरिनियल मसल्स हो गए, थर्ड में एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो गया, फोर्थ में एनल स्फिंक्टर के साथ एनल म्यूकोजा या रेक्टल म्यूकोजा भी इन्वॉल्व हुआ। तो थर्ड में हम स्फिंक्टर इंजरी हो सकती है, सेकंड आपके साथ सबसे मोस्ट कॉमन है, फर्स्ट में सुपरफिशियल टीयर होता है, फोर्थ में थ्रू एंड थ्रू टीयर होगा, ठीक है। अभी थर्ड डिग्री जो है उसमें आपके साथ फिर 3 टाइप्स है, 3A है, 3B है, 3C है। लेस देन 50% एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर टॉन, that is 3A. More than 50% torn, that is 3B. External plus internal sphincter is torn, that is 3C, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या हुआ, इसमें इंटरनल एनल इज इंटैक्ट, ठीक है। तो ये 3B हो गया। अगर ये दोनों आपके साथ इसमें डिस्टरप्ट हुए होते फिर ये 3C था। अगर सिर्फ इंटरनल है तो दैट इज़ 3B, और इसमें 3B में हमने पढ़ लिया कि मोर देन 50% एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज इन्वॉल्व, और 3A में लेस देन 50% एनल स्फिंक्टर इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो होपफुली दिस हेल्प्स। 14-year-old girl is brought to the clinic for evaluation of short stature and delayed puberty. On examination, she has webbed neck, wide space nipples, shielded chest. Her height is below the third percentile and she has not yet developed secondary sexual characteristic. You suspect Turner syndrome. What is the most appropriate initial investigation to confirm the diagnosis? तो Turner syndrome में सबसे पहले हम करते हैं karyotyping. Viruses can cause tumors through mutation in which gene? तो वायरस ट्यूमर कॉज करते हैं by the mutation in proto-oncogene, ठीक है। वायरल ऑन्कोजेनेसिस एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो-ऑन्कोजीन इन्वॉल्व करता है, इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन करवाता है which leads to uncontrolled proliferation. 32-year-old female presents with weight loss, palpitation and heat intolerance for 3 months. She also complained of tremor and frequent loose stools. पल्स आपके साथ 110 है, BP is 130/70, warm moist skin है, फाइन ट्रिमर्स ऑफ हैंड है, डिफ्यूज नॉन टेंडर गोइटर, लिड लैग एक्सोफ्थेलमस, सारे ग्रेव्स डिजीज़ के सिम्टम्स दे रहे हैं। TSH कम है, T3 T4 ज़्यादा है, एंटी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी पॉजिटिव, दिस इज़ ग्रेव डिजीज़, टिपिकल ग्रेव डिजीज़।
A 6-month-old baby is diagnosed with beta thalassemia. Major hemoglobin electrophoresis is performed. Which hemoglobin fracture is expected to increase? तो 6 month-old बॉय में बीटा थैलेसीमिया मेजर हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने की, तो इसमें हेमोग्लोबिन जो एफ़ है फीटल हेमोग्लोबिन आपको बच्चों में सिर्फ HbF मिलता है। 52-year-old वुमेन हैज़ नॉट, और भी होते हैं लेकिन सबसे प्रोमिनेंट HbF होता है। 52-year-old woman has not had menstrual period for 12 months. She reports hot flushes, night sweat, and her ovaries appear atrophic on ultrasound. Which definition best describes this menopause? तो कौन सा definition आपके साथ menopause को describe करता है? 12 months of amenorrhea with tropic ovaries, with hot flushes, regardless of history, और ऑफ amenorrhea with hot flushes वाला जो है ये आपके साथ menopause को, मेरे ख्याल से इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, विद regardless of history। ठीक है, regardless of history 12 months of amenorrhea हुई तो दैट इज़ कॉल्ड योर menopause। तो ये आप याद रखें, ठीक है, regardless of history लिखना है, ठीक है। कैंसर पेशेंट डेवलप tingling numbness in feet and knee pain. Which drug is responsible? tingling numbness in feet है, knee pain है, तो कौन सा आपके साथ इन्वॉल्व है? दैट इज़ योर विनक्रिस्टिन। ठीक है, इसका मैंने डायग्राम आपको दिखाया भी था, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथीज में आपके साथ विनक्रिस्टिन होता है। Patient started on lipid lowering agent, complains of diffuse muscle aches and weakness. Which drug is most likely responsible? lipid lowering agent ले रहा है और मसल एक्स और वीकनेस उसको डेवलप हुई, तो ये किस वजह से? दिस इज़ ड्यू टू एटोरवास्टैटिन। जो स्टैटिन्स है दे कॉज मसल मायोपैथीज। ठीक है, तो ये याद रखें। अ वुमेन डेवलप पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस। व्हाट इज़ द कॉमन कॉन्सिक्वेंस? तो पिट्यूटरी नेक्रोसिस शीहान सिंड्रोम में आपके साथ लॉस ऑफ मेंसेस एमेनोरिया होती है। ठीक है, तो ये आप पिट्यूटरी के बारे में याद रखो। 28-year-old woman presents with fatigue, pallor, a spoon-shaped nail, heavy menstrual bleeding for 6 months, HB कम है, MCV कम है, MCH कम है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की तरफ चला गया। 32 week pregnant woman presents with unilateral leg swelling and pain, Doppler ultrasound पे DVT confirm हुआ। What is the most likely physiological reason for increased risk of DVT in pregnancy? तो increased risk of DVT in pregnancy आपके साथ क्या है? That is your venous stasis। इसमें venous stasis जो है, this is the most likely physiological reason for increased risk of DVT in pregnancy। 38-week primary gravida requires ripening for induction of labor. Which prostaglandin is primarily used to stimulate uterine contraction and cervical softening? तो इसमें आपके साथ कौन से हैं? दैट इज़ योर prostaglandin E2। prostaglandin E2। A 28-year-old woman delivered vaginally at a peripheral hospital immediately after delivery of the placenta. She developed severe lower abdominal pain, profuse vaginal bleeding, and shock. On examination, the uterus is non-palpable in the abdomen and mass is felt in the vagina. What is the next best step in management? So you can pause and think over it. So the next best step is start IV fluid and attempt manual replacement of uterus. A 38-year-old multiparous woman presents with pelvic heaviness, urinary incontinence, and bulge at the vaginal interosseous. Uterus is prolapsed, descending into the vagina. Cervix feels soft, mobile, and descent on valsalva. Vaginal walls are lax. The gynecologist explains the supporting ligament of the uterus have weakened, leading to prolapse. Which ligament primarily maintains the anterior-posterior support of the uterus and prevents uterine prolapse? तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। That is your cardinal ligament. A resident traveled from Karachi to altitude of 15,000 and developed sudden shortness of breath. ये किसकी वजह से हुआ है? दिस इज़ ड्यू टू पल्मोनरी एडेमा। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू पल्मोनरी एडेमा। इसको हम कहते हैं हेप हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा।
जो ड्यू टू हाइपोक्सिया इंड्यूस पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है और इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज करती है. कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एट हाई एल्टीट्यूड. 10-year-old girl comes for routine checkup. Her mother notices breast budding in the past few months. Her height, weight are normal. What is usually the first sign of female puberty? तो इसमें टैम निमोनिक याद रखना है. TAM तिलार की, एड्रिनार की और मीनार की. तो टैम इज़ द फर्स्ट बेस्ट ब्रेस्ट डेवलपमेंट. ठीक है. 42-year-old woman with high risk HPV infection. She undergoes colposcopy and leap for CIN2. What is the recommended follow-up? Recommended follow-up क्या होगा? That is repeat colposcopy within 6 months. फिर है, a patient is diagnosed with complete molar pregnancy. What is the most likely chromosomal composition? Most likely chromosomal composition is 46XX. मोलर प्रेगनेंसी में आपको 46XX मिलता है. डबल एक्स आपको कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में भी मिलता है. An 18-year-old unmarried girl presents with cyclic lower abdominal pain for 2 years, no menarche, and on exam bulging bluish hymen. Uterus is slightly enlarged. What is the most appropriate management? तो imperforate hymen है तो आपने क्या करना है? हाइमेनेक्टमी करनी है. ठीक है. या hymenectomy. An 18-year-old female presents with excessive facial hair, clitoral enlargement, and irregular menses. Which test is most appropriate in the first trimester? तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? ठीक है. 18-year-old है और excess facial hair, clitoral enlargement है, irregular menses है, so you will do serum testosterone. 32-year-old woman presents 2 months after massive postpartum hemorrhage with fatigue, lactation failure है, amenorrhea है, hypotension है. तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या बन रहा है? यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. दिस इज शीहान. फिर है इसके बाद जो है जस्ट 30-year-old woman presents with weight gain, lethargy, brittle hair and amenorrhea. ठीक है. लैब शोज एलिवेटेड TSH. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज है हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है. इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज आपके साथ क्या बन रहा है? दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म. सही है. अच्छा. फिर आपके साथ है, a woman presents with vaginal bleeding 10 days postpartum. She was stable after normal delivery. When does secondary PPH usually occurs? तो secondary PPH usually occur 12 to 14 days. फिर है 36-year-old woman presents with suddenly with lethargy, pallor, bleeding and infection. Labs पे HB लो है, platelets लो है, WBC लो है. तो इसका most likely cause क्या हुआ? This becomes your aplastic anemia. Patient presents after long bone fracture with respiratory distress, petechial rash and altered mental status. Most likely diagnose क्या हुआ? तो इसका most likely diagnose is your fat embolism. Which hormone stimulates glycogenolysis, gluconeogenesis and ketogenesis? तो जब भी आपको glycogenolysis, gluconeogenesis, ketogenesis तीनों की बात हो जाए तो that is cortisol. cortisol कैटाबॉलिक हार्मोन है, इंक्रीज करता है ग्लूकोज अवेलेबिलिटी वाया ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ लेता है. ठीक है. फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, फिर लाइपोलाइसिस करवाता है. ठीक है. फिर है, अ प्रेग्नेंट वुमन विद प्रीक्लेम्सिया इज टू बी गिवन मैग्नीशियम सल्फेट. व्हाट इज द स्टैंडर्ड IV लोडिंग डोज? तो स्टैंडर्ड IV लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट क्या होगा? दैट इज़ योर 4 ग्राम IV. ठीक है. फिर है 32-year-old woman presents with adnexal mass. लैब में आपको CA-125 एलिवेटेड नज़र आ रहा है. मोस्ट लाइकली ओवेरियन ट्यूमर टाइप क्या है? तो मोस्ट लाइकली ओवेरियन ट्यूमर टाइप इज़ योर एपिथेलियल ओवेरियन कार्सिनोमा. What is the mechanism of action of bupivacaine? तो mechanism of action of bupivacaine is your
सोडियम चैनल ब्लॉकेज करवाता है। कैस्पेसेस आर मेनली इन्वॉल्व इन विच सेलुलर रिस्पॉन्स, तो एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस, पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस में आपने बैक्टीरियोइड्स लिखना है। अगर सिंपल पेरिटोनाइटिस की बात होगी तो उसमें आपने इकोलाई लिखना है। ठीक है, पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस पोलीमाइक्रोबियल है। इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, बैक्टीरियोइड्स, फ्रेजिलिस, इन सब से होता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा कौन से लोब में होता है? दैट इज़ योर टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो ये आप याद रखो कि दैट इज़ इन योर टेम्पोरल लोब। ये डायग्राम मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारा पढ़ाया है। अ टीनेज गर्ल विद प्राइमरी एमेन्यूरिया, नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड एब्सेंट प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, तो ये आपके साथ क्या हुआ? दिस बिकम्स योर एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। एल्डरली पेशेंट है, उसको रिकरेंट यूटीआई है। इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? तो रिकरेंट यूटीआई का मोस्ट कॉमनली कॉज आपके साथ अमंग्स द फॉलोइंग इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू बीपीएच। लोकेशन फॉर एसिटिक टैप, तो एसिटिक टैप आपने कहाँ करना है? 2 सेंटीमीटर मीडियल टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और राइट लोअर क्वाड्रेंट, ऑप्शन ए लग रहा है। 2 सेंटीमीटर मीडियल राइट लोअर क्वाड्रेंट में करते हैं, लेटरल टू द रेक्टस, अवॉइड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। पेशेंट विद CHF इज़ ऑन फ्यूरोसमाइड। ठीक है, लैब्स पे आपको पोटाशियम 2.5 नज़र आ रहा है। विच ड्रग कैन बी एडेड टू कंपेंसेट फॉर हाइपोकेलीमिया, तो आपने कौन सा ड्रग ऐड करना है? दैट इज़ योर स्पाइरोनोलेक्टोन। ये हमने पढ़ा भी था कि फ्यूरोसमाइड पोटाशियम वेस्टिंग लूप डायूरेटिक है, स्पाइरोनोलेक्टोन पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, और ये आपके साथ प्रिवेंट्स हाइपोकेलीमिया। एमेलियोराइड जो है पोटाशियम स्पेयरिंग है, और स्पाइरोनोलेक्टोन को आपने प्रेफर करना है CHF में। आफ्टर मेस्टेक्टमी अ पेशेंट कैन नॉट लिफ्ट ऑब्जेक्ट टू अ हाई शेल्फ। हाई शेल्फ में बंदा ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता, तो ये कौन से नर्व का डैमेज है? दैट इज़ ड्यू टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक है, स्केपुला इज़ इंजर्ड, सेरेटस एंटीरियस इज़ इंजर्ड, सॉरी। ठीक है, पैरालिसिस उसकी हुई है। स्केपुला में भी आपने लॉन्ग थोरेसिक लिखना है। ठीक है, सेरेटस एंटीरियर जो है वो आपके साथ पैरालिसिस है, तो ही कैन नॉट रेज हिज आर्म above shoulder, तो above shoulder, serratus anterior as well as trapezius are involved. A patient involved in an RTA has dull percussion on the right chest. What is the likely diagnosis? तो dull percussion आपको जब भी मिले तो you have to pick hemothorax. Hemothorax produces dull percussion due to accumulation of blood in the pleural space. ठीक है, pneumothorax में hyper resonance आपको मिलती है, तो डल में आपने हीमोथोरैक्स लिखना है। ठीक है, फिर है पेशेंट विद पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन एंड पेन इन द थाई एंड लेग। पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन है, पेन है उसको थाई एंड लेग में, तो आपने कौन सा नर्व, इसमें कौन सा नर्व इन्वॉल्व है? दैट इज़ योर शियाटिक नर्व। ठीक है, पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन कैन स्ट्रेच एंड कंप्रेस द शियाटिक नर्व। सेंसरी डिफेक्ट्स कॉज करवाता है इन द पोस्टीरियर थाई एंड लेग। मोटर डिफेक्ट्स कॉज करवाता है या डेफिसिट्स कॉज करवाता है इन द लेग मसल्स। पेरेंट टेक देयर चाइल्ड टू गायनी OPD विद कंप्लेंट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्रेस्ट एट 8 years, उसको सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए हैं। शी वॉज डायग्नोज विद आइडियोपैथिक प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। व्हाट डॉक्टर टोल्ड टू हर पेशेंट, तो डॉक्टर ने पेशेंट को किस तरह काउंसिल करना है? ठीक है, देयर इज डिले इन हाइट फॉर हर एज ग्रुप girl, she is also advanced in mental status, she is premature sexually active than her age group children, there is no satisfactory treatment, to option D, there is no satisfactory treatment. Patient sustained injuries in RTA and presented with gait problem. On examination he was asked to stand on his left leg, while doing so his right pelvic sinks, तो राइट पेल्विक सिंक है, तो ऑपोजिट साइड का ग्लूटियस मीडियस, लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस विल बी इन्वॉल्व्ड. पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्वास एब्सेस, द स्वास मसल इंसर्ट इनटू विच स्ट्रक्चर, तो इन दोनों में आप बताओ कौन से में है? दैट इज लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर. ठीक है,
लेसर ट्रोकेंटर पे स्वास मेजर इंसर्ट होता है। 30-year-old woman develops sudden shortness of breath 1 hour after prolonged labor at term. What is the most likely cause? तो इसका most likely cause आपके साथ क्या है? That is your amniotic fluid embolism. ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। गन शॉट वाउंड इंटर फ्रॉम राइट इलियक फोसा एग्जिट फ्रॉम द लंबर रीजन। इमरजेंसी लेप्रोटमी आपके साथ रिवील करती है पेरिटोनियल ब्लीडिंग एंड टीयर एट द रूट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेजेंट्री। विच वेसल इज मोस्ट लाइकली डैमेज? तो इसमें कौन सा वेसल मोस्ट लाइकली डैमेज है? दैट इज़ योर सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। ठीक है। फिर है विच स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू द सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा में डायरेक्टली जो ड्रेन करता है वो कौन सा है? एजाइगस वेन है कि हेमी एजाइगस वेन है? दैट इज योर एजाइगस वेन। ठीक है। एजाइगस वेन डायरेक्टली ड्रेन करता है thoracic wall एंड मीडियास्टिनम में। ड्रेन्स thoracic wall एंड मीडियास्टिनम डायरेक्टली इनटू द एसवीसी। हेमी एजाइगस आपके साथ एजाइगस में जाता है। ठीक है। और जगुलर जो है ड्रेन करता है इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स। ठीक है। तो जगुलर वेन जो है आपके साथ जाएगा ब्रेकियोसेफेलिक में, हेमी एजाइगस जाएगा एजाइगस में, एजाइगस आप जाएगा thoracic wall और मीडियास्टिनम में डायरेक्टली इनटू एसवीसी। हेपेटाइटिस बी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है आपके साथ? तो हेपेटाइटिस बी में आपने सेक्सुअल स्प्रेड सबसे टॉप प्रायोरिटी पे लिखना है। अ लैक्टेटिंग वुमन डेवलप्स एमेन्यूरिया ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग। तो लैक्टेटिंग वुमन में आपको एमेन्यूरिया हुई ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसमें आपने क्या लिखना है? दैट इज़ योर प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन कॉजेज एमेन्यूरिया। इनहिबिट्स द GnRH रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से FSH LH कम हो जाता है एंड इट कॉजेज लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। Patient has a history of diarrhea, then develop right hypochondrium pain plus raised eosinophil। तो जब भी आपको eosinophils ज़्यादा नज़र आए तो you should suspect which among the following, that is your option number E, amoebic liver abscess। तो amoebic liver is a parasitic infection, वहाँ पे आपके साथ eosinophils ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ डायरिया, अमीबिक इन्फेक्शन, लिवर इन्वेजन हुआ है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन है, फीवर है, इसिनोफिलिया इसके टिपिकल फीचर्स हैं। फिर है आफ्टर RTA पेशेंट हैज़ पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। तो पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट की बात आई तो आपने फ्लाइल चेस्ट लिखना है। ठीक है। पैराडॉक्सिकल में फ्लाइल चेस्ट। अ टीनेज गर्ल प्रेजेंट्स विद प्राइमरी एमेन्यूरिया, एक्नी, एक्सिलरी प्यूबिक हेयर, विच ग्लैंड इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड्रोजेनिक फीचर। तो एंड्रोजेनिक फीचर आर प्रोवाइडेड बाय द एड्रीनल ग्लैंड, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वजाइनल डिस्चार्ज विद फीवर 1 to 3 वीक्स पोस्टपार्टम। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या होगा? तो वजाइनल डिस्चार्ज है, वजाइनल स्वैब फॉर कल्चर करो। ठीक है। 32-year-old presents with secondary subfertility. She had history of perpural sepsis following vaginal delivery 2 years ago. Her hormonal profile is normal. Physical examination normal. Transvaginal ultrasound is unremarkable. What is the most likely cause of her infertility? The most likely cause of her infertility is your blocked fallopian tubes। ठीक है। परप्यूरल सेप्सिस में मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ ट्यूबल डैमेज होता है ड्यू टू असेंडिंग इन्फेक्शन लीडिंग टू ट्यूबल ब्लॉकेज और एडहेजन्स। नॉर्मल हार्मोनल प्रोफाइल, नॉर्मल फिजिकल एग्जाम, नॉर्मल TVS आपके साथ एंडोक्राइन कॉज को रूल आउट कर देता है और ओवेरियन पैथोलॉजी को भी। ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज हेयर। 25-year-old woman underwent uterine evacuation for molar pregnancy 8 days ago. She now presents with persistent irregular vaginal spotting and a soft vascular mass protruding through the cervix. Her beta HCG is 5-fold higher than normal. चेस्ट एक्सरे क्लियर है। इनिशियल हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको कंप्लीट मोल नज़र आ रहा है। तो डायग्नोस क्या हो गया? तो इन्होंने बहुत आसान कर दिया, मोल का डायग्नोसिस दिया भी है और फिर पूछा भी है कि क्या है। 30-year-old with known bleeding disorder presents with missed miscarriage at 10 weeks. She is hemodynamically stable. Ultrasound shows intrauterine gestational sac without cardiac activity. What is the best management? तो आपको intrauterine gestational sac नज़र आया विदाउट कार्डियक एक्टिविटी, व्हाट शुड यू सस्पेक्ट?
you should go with surgical uterine evacuation. In a woman with bleeding disorder, medical or expectant management carries a higher risk of heavy or uncontrolled bleeding. ठीक है, surgical evacuation is the safest and preferred option as it offer controlled rapid uterine emptying. तो ये इसकी explanation थी कि क्या थी यार. In a woman with bleeding disorder, medical or expectant management carries high risk of heavy uncontrolled bleeding. सर्जिकल एवैक्यूएशन आपका सेफेस्ट एंड प्रेफर्ड ऑप्शन है. फिर है 26 ईयर ओल्ड with mild pelvic pain and positive pregnancy test, hemodynamically stable, TVS show no intrauterine gestational beta HCG is 1350. What is the next best step in management? तो इसमें आपने methotrexate देना है. 1500 से कम होगा तो do medical management. अच्छा, 13 year old with hot flushes, night sweat, secondary amenorrhea for 4 months, beta HCG negative, FSH LH elevated, estradiol is low, TSH prolactin normal, which hormonal deficiency is responsible. ठीक है, तो इसमें आपके साथ कौन से हार्मोनल डिफिशियंसी होगी? दैट इज़ योर एस्ट्रोजन. A newborn has hypotonia, epicanthal folds, upslanting palpebral fissure, single palmar crease, protruding tongue, echo shows complete AV septal defect. What is the underlying chromosomal abnormality? तो underlying chromosomal abnormality आपके साथ क्या है? That is trisomy 21. A patient presents with fatigue, hypotension, hypoglycemia, loss of secondary sexual characteristic. सारी चीज़ें आपके साथ लो है. दिस इज पैन हाइपोपिट्यूट्रिज्म. पिछले पेपर में हमने पढ़ा है. ठीक है. 28 ईयर ओल्ड वुमेन विद फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीड, सिवियर नोजिया, अल्ट्रासाउंड पे डिफ्यूज इकोजेनिक मास नज़र आ रहा है विद मल्टीपल एन इकोइक स्पेसिस, नो फीटल पार्ट. तो ये भी हमने पिछले पेपर में पढ़ लिया. दिस इज़ अ केस ऑफ स्नोस्टॉर्म अपीयर इन स्मॉल. 30 year old had emergency hysterectomy for uterine rupture after obstructive labor. हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको प्रिजर्व्ड सेल आउटलाइंस नज़र आ रहे हैं और इसिनोफिलिक सेल्स भी नज़र आ रहे हैं. तो प्रिजर्व्ड आउटलाइंस की बात आ गई, आपने कोगुलेटिव नेक्रोसिस पिक करना है. फिर उसके बाद है पेशेंट विद कंपाउंड टिबियल फ्रैक्चर आफ्टर आरटीए रिक्वायर एनाल्जेसिया. तो आफ्टर आरटीए हम देते हैं ऑक्सीकोडोन. ठीक है. ओपियोइड है, सिवियर एक्यूट पेन के लिए देते हैं. पेशेंट विद पेल्विक इंजरी रिजल्टिंग इन पेल्विक एवर्जन, which muscle originate from the anterior inferior iliac spine. inferior में आपने rectus femoris लिखना है, superior में sartorius लिखना है. patient has waddling gait with hip tilt when standing on the left leg. तो this is a case of, ये क्या हुआ? waddling gait है, तो आपके साथ superior gluteal nerve will be involved. ठीक है. फिर है uterine prolapse with vaginal wall prolapse, which ligament injury? तो uterine prolapse है with vaginal wall prolapse है, कौन से ligament की injury है? That is your uterosacral. 2 weeks old baby has drooling regurg after feeds. In which week does this structure form? तो ये कौन से week में ये structure form होता है? That is your, अच्छा, 2 weeks है, drooling regurg है after feed. In which week does this structure form? This forms in the 4th week. Patient have dry cough aggravated at night. Which drug will be given? तो dry cough aggravated at night जो है, इसमें आपने कौन सी चीज़ देनी है? You have to give dextromethorphan. Non-productive cough antitussive, आपने dextromethorphan देना है. Codeine is an antitussive but used less frequently due to sedation abuse potential. फिर है 55 year old patient on anti-hyperlipidemic therapy complains of difficulty standing from a chair and walking. तो ये कौन सी चीज़ की वजह से? दिस इज़ ड्यू टू statins. और ये आपके साथ मसल मायोपैथी कॉज करवाते हैं, मायोपैथीज करवाते हैं, मायल्जियास करवाते हैं, रेब्डोमायोलिसिस करवा सकते हैं. ठीक है. फाइब्रेट्स आपके साथ मायोपैथी करवाते हैं बट लेस कॉमन व्हेन मोनोथेरेपी. फिर इसके बाद है a patient started on gentamicin for gram negative sepsis. gentamicin binds to the 30 S subunit. 2-3 दफ़ा मैंने आपको ये बता दिया. leg wound
आफ्टर इन्फार्क्शन विद सुपर इन्फेक्शन। टाइप ऑफ नेक्रोसिस क्या है? लेग वाउंड है आफ्टर इन्फार्क्शन। तो सुपर इन्फेक्शन भी इसमें हुआ है। इसमें कौन से टाइप की नेक्रोसिस है? तो लेग वाउंड में आपको मिलती है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। इस्कीमिक इन्फार्क्शन हो प्लस इन्फेक्शन हो, वेट गैंग्रीन को सस्पेक्ट करना है, ठीक है, जिसे हम गैंग्रीनस नेक्रोसिस कहते हैं। एक आपने इसके बारे में याद रखना है कि डायबिटीज़ में आपको ड्राई गैंग्रीन मिलता है और डायबिटिक फुट में आपको वेट गैंग्रीन मिलता है, गैंग्रीनस नेक्रोसिस मिलती है, ठीक है। एन ओबीस पेशेंट कंज्यूम मोस्टली डेयरी, चीज़, कॉफ़ी एंड टोस्ट। विच न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी इज़ मोस्ट लाइकली? तो इसमें कौन सी न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी होगी? दैट इज़ विटामिन B9, फोलेट। सिर्फ चाय वगैरह और डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहा है, कोई वेजिटेबल्स नहीं ले रहा, तो फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी होगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ NBTE जो है ये टर्मिनल न्यूप्लास्टिक डिजीज़ है। तो इस तरह आपको MCQs याद होने चाहिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ NBTE जो है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, इसमें है टर्मिनल मेलिग्नेंसी, यही ऑप्शन है। Patient presents with recurrent respiratory infection, saddle nose deformity and crescenteric glomerulonephritis on renal biopsy. इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या है? दैट इज़ ग्रेनुलोमेटस विद पोलियंजाइटिस, ठीक है। सैडल नोज आपके साथ क्लासिक है, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होती है, रिकरेंट साइनस रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। क्रेसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में रीनल मैनिफेस्टेशन होते हैं एसोसिएटेड विद सी अंका, ये और आपने देखने हैं तो यू कैन रीड दिस। फिर है 26-year-old मेल डेवलप्स डिप्लोपिया रिस्पायरेटरी पैरालिसिस आफ्टर ईटिंग कैंड फूड। तो कैंड फूड में आपके साथ बैक्टीरिया होती है, दैट इज़ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, और उसमें बोटुलिनम टॉक्सिन होता है, ठीक है। फूड बॉर्न botulism, descending paralysis starting with cranial nerves diplopia and respiratory failure. 35-year-old with weight loss, palpitations, sweating and exophthalmos. Mechanism of disease क्या होगा? तो mechanism of disease among the following is TSH receptor oversensitivity. 57-year-old man has dysphagia and difficulty turning head right. Uvula deviates to the left. damage कहाँ पे है? तो uvula लेफ्ट पे जा रही है और उसको डिस्फेजिया है और ही हैज़ डिफ़िकल्टी टर्निंग द हेड टू द राइट साइड। तो ये आपके साथ कौन सा है? दिस इज़ जगुलर फोरामेन, क्योंकि डिस्फेजिया 10th नंबर नर्व है और आपके साथ ये 10th, 11th और 9th नर्व इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जगुलर फोरामेन में 9, 10, 11 पास होते हैं। डिस्फेजिया यूविलिया डेविएशन टू द ऑपोजिट साइड भी क्रेनियल 10 करवाता है। वीक स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड भी आपके साथ क्रेनियल 11 करवाता है। तो दिस इज़ क्या? दिस इज़ जगुलर फोरामेन, ठीक है। 62-year-old woman presents with fluent but non-sensual speech following a stroke. She is unaware of her language deficit, is unable to follow verbal commands. Which of the following cortical region is most likely involved? तो most likely cortical region इसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा? आपके साथ फ्लुएंट है बट नॉन सेंशियल, यहाँ पे ही डायग्नोज हो जाता है वर्निकीज एरिया, ठीक है, यहाँ पे ही आपके साथ वर्निकीज बन जाता है, ये मैंने पढ़ाया है। 45-year-old man presents with progressive weakness of the muscle of facial expression on right lower half of his face. Progressive weakness है of muscle of facial expression on right lower half. He has reduced sensation around the external ear, difficulty maintaining balance, tinnitus on the same side. Examination पे ipsilateral facial paralysis नज़र आ रही है, loss of taste from the anterior 2/3 of the tongue and positive Romberg sign due to vestibular dysfunction. Where is the most likely lesion? तो lesion आपके साथ कहाँ पे है? You can pause this and think about it. So the lesion is internal acoustic meatus, क्योंकि 7th और 8th cranial nerve की involvement थी, ठीक है, ये आपने पढ़ना है तो you can pause and read this. 27-year-old woman presents with 2 years of primary infertility, intermittent pelvic pain. Her menstrual cycle are regular और she has no history of PID और prior surgery. endometrial biopsy पे
granulomatous inflammation consistent with tuberculosis. Which part of the female genital tract is most commonly involved in genital TB? तो genital TB में कौन सा female genital tract involve होता है? That is your fallopian tube. ठीक है, तो ये आपने रीड करना है. यू कैन रीड दिस. जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट कॉमनली स्प्रेड हेमेटोजीनियसली, फेलोपियन ट्यूब्स को इन्वॉल्व करता है. ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन इन फर्टिलिटी, पेल्विक पेन कॉज करवाता है. सेकंड मोस्ट कॉमन साइट जो है दैट इज़ योर सर्विक्स. यूट्रस इज़ द सेकंड, अच्छा यूट्रस इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन साइट. ठीक है, एंड सर्विक्स एंड ओवरीज आर लेस फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व. ठीक है, तो सबसे पहले आपके साथ फेलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व होगा और द सेकेंड थिंग दैट इज़ योर यूट्रस. ठीक है. 28-year-old woman presents to the emergency department with heavy vaginal bleeding after retained dead fetus for 4 days. She is pale, confused, and hypotensive. Examination shows widespread petechiae and oozing from the venipuncture sites. लेबॉर्ट्री रिजल्ट पे आपको प्लेटलेट 40,000 पीटी एंड एपीटीटी प्रोलॉन्ग फाइब्रिनोजिन लो नज़र आ रहे हैं. डी डाइमर पे आपके साथ फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है मार्कली इंक्रीज. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो ये इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज आपको क्या लगता है? दिस इज़ ऑप्शन सी, DIC. ठीक है, जिसमें इंक्रीज फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट आपको मिलता है. A pleural biopsy from a patient with chronic chest pain shows aggregates of cells with abundant pale pink cytoplasm. ठीक है, aggregates of cells है, abundant pale pink cytoplasm है, arranged in a nodule with surrounding lymphocytes. फिर है which of the following cell are most likely predominant in this lesion? तो that are your activated macrophages. activated macrophage hallmark है granulomatous inflammation का. Neutrophils dominate in acute suppurative inflammation. Plasma cell chronic inflammation in antibody mediated processes. Fibroblasts important in scar formation and fibrosis. Endothelial cell line blood vessels and not a part of granulomatous core. Patient took their child with PV bleed at age of 7. There is pelvic mass on examination and tumor was diagnosed. Which cause precocious puberty? तो ये आपके साथ क्या है? That is your granulosa cell tumor. A female have UTI but having no fever on culture. There were gram-negative rods with swarming feature. What is responsible? तो swarming feature में आपके साथ Proteus swarming motility आपको Proteus में मिलती है. Patient developed defect in superior and inferior quadrant of the left visual field. सुपीरियर और इन्फीरियर क्वाड्रेंट ऑफ लेफ्ट विजुअल फील्ड में उसको डिफेक्ट है विद होमोनोसोमनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग. फिर इसके बाद है हेट्रोनोमस मेनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग ऑप्टिक कियाज्मा. ये बिल्कुल ये ऑप्शन ए ही लग रहा था. ठीक है, होमोनोमस होमोनोपिया होगी विद मैकुलर स्पेयरिंग. मैकुलर स्पेयरिंग ऑकर ड्यू टू dual blood supply from MCA and TCA. 28-year-old woman undergoes postpartum hemorrhage surgery where both internal iliac artery are ligated to control bleeding. Despite this, the uterus continues to remain viable. Which vessel now provides the main collateral blood supply to the uterus? The main collateral blood supply to the uterus is supplied by the ovarian arteries. अच्छा, स्केलेटन इज़ डग आउट ऑफ ग्रेव. तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फीमेल का स्कल है? आपको उसमें क्या मिलेगी? एवर्टेड इलियक एला. 27-year-old woman is undergoing hormonal studies on mid-luteal phase. Pre-ovulatory LH surge is observed. Which hormone primarily triggers this LH surge? तो LH surge is triggered by which of the following hormone? That is your estrogen. ठीक है, एस्ट्रोजन है. Which of the following is underlying pathology for phenotype of Turner? तो phenotype of Turner में आपको monosomy of X मिलती है, not Y. ठीक है. 32-year-old woman presents with galacturia amenorrhea. She is diagnosed with hyperprolactinoma due to prolactin secreting pituitary adenoma. She started on bromocriptine. What is the primary mechanism of action? तो bromocriptine का mechanism of action आपसे पूछ रहे हैं. ठीक है, so you can pause the video here and think about it. bromocriptine क्या करता है? bromocriptine आपके साथ prolactin secretion from the anterior pituitary decrease करता है.
45-year-old patient presents with fatigue, hypotension, hyperpigmentation and salt craving. लेबॉर्ट्री टेस्ट पे आपको हाइपोनेट्रीमिया नज़र आ रही है, हाइपरकेलीमिया, लो cortisol, elevated ACTH. Which of the following is the most likely cause? तो हाइपोटेंशन हाइपरपिगमेंटेशन है, आपको सॉल्ट क्रेविंग नज़र आ रही है, हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरकेलीमिया है, ठीक है, लो कोर्टिसोल है, एलिवेटेड ACTH है. टिपिकल फीचर्स आपको इन्होंने दिए हैं फॉर प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशेंसी. प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशेंसी क्या होती है? इट ऑकर्स जब आपके साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, लीडिंग टू, उसकी वजह से लो कोर्टिसोल हो जाता है और अल्डोस्टेरॉन कम हो जाता है. विच कॉजेज हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, hyperkalemia and elevated ACTH. Hyperpigmentation is due to excess ACTH stimulating melanocyte. Exogenous glucocorticoid, secondary adrenal suppression, low ACTH, no hyperpigmentation. ACTH overproduction जो है secondary adrenal hyperplasia, usually high cortisol not low, ठीक है. फियोक्रोमोसाइटोमा में आपको कैटिकोल अमीन एक्सेस नज़र आती है, प्रेजेंस विद हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशन, हेडेक एंड नॉट एड्रीनल इंसफिशेंसी, ठीक है, नॉट एड्रीनल इंसफिशेंसी. अच्छा, अ फीमेल पेशेंट इज़ ऑन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो COCPs ले रही है, ठीक है. तो ये आपके साथ क्या डेवलप कर सकती है? ये आपके साथ डेवलप्स द DVT, ठीक है. एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्रीजिंग कोगुलेशन फैक्टर राइजिंग फॉर रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है. मुझे एक सेकंड दें. A 34-year-old man with newly diagnosed grave disease has palpitation, tremor, and anxiety. Which medication is best for rapid symptomatic control and also reduces peripheral T4 to T3 conversion? तो जो peripheral T4 to T3 conversion reduce करवाता है, that is your propranolol, जो आप thyrotoxicosis में भी देते हो, thyrotoxic crisis में. 7-year-old girl is diagnosed with Turner syndrome, EcoPay ordered to screen for common cardiovascular abnormality. Which of the following is most likely to be found? तो ये most likely किस चीज़ में found होते हैं? This is in bicuspid aortic valve. आपको टर्नर में यही एक abnormality मिलती है. Female with primary amenorrhea, no secondary sexual characteristic and weak and streak ovaries. फिर ये आपके साथ इन्होंने confirmately आपके लिए दे दिया. This is Turner again, ठीक है. 45X0 होता है उसमें. A 12-year-old presents with disproportionately long arm, legs relative to trunk, short stature and normal development. तो ये आपके साथ क्या हो गया? This is autosomal dominant. ये आपके साथ Marfan syndrome है जो autosomal dominant है. Arm span is greater than height. Long fingers, cardiovascular involvement. 45-year-old woman presents with gradually increasing lower abdominal fullness and discomfort. Ultrasound reveals a uniocular cyst, ovarian mass with thin walls and clear serous fluid. There are no solid components or papillary projection. Tumor markers are normal. What is the most likely diagnosis? So ये आपके साथ है serous cyst adenoma. ये हमने already एक दफ़ा पढ़ा है. 16-year-old adolescent presents with primary amenorrhea and ambiguous genitalia. On examination, she has a microphallus and hypospadias and a vagina with a small uterus and imaging. On imaging, both ovaries and testicular tissues are detected on histology. Karyotype analysis पे 46XX, 46XY.
काइमेरिज्म नज़र आ रही है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस का क्या हुआ, दैट इज़ योर ट्रू हर्माफ्रोडाइट। द जीनोटाइप ऑफ कंप्लीट मोल आपके साथ क्या है, दैट इज़ योर इन अमंग्स द फॉलोइंग जीनोटाइप ऑफ कंप्लीट मोल क्या है, दैट इज़ योर डिप्लॉयड। ठीक है, कंप्लीट मोल में डिप्लॉयड होता है, इनकम्प्लीट में ट्रिप्लॉयड होता है। 55-year-old man underwent abdominal surgery 7 days ago. He presents with sudden serosinuous discharge from surgical wound with partial separation of the wound edges. The patient has fever and mild erythema around the incision. Wound swab culture grows methicillin resistant. MRSA, what is the most commonly cause of wound complication? ठीक है, तो ये आपको क्या लग रहा है, दिस इज MRSA infection causes wound dehiscence. ठीक है, फिर है 35-year-old woman with family history of breast cancer wants risk assessment. तो दैट इज, इसमें आपने क्या देखना है, बरका 1 बरका 2 ही देखनी है ना, राइट, और ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेमोग्राफी आप सबसे पहले करते हो लेस देन 30 ईयर्स में। ठीक है, फिर आपके साथ है 35-year-old woman started on warfarin therapy for deep vein thrombosis. On second day of therapy, she developed painful ecchymotic lesion on her breast and thighs. Laboratory tests reveal normal platelet count and prolonged INR. What is the most likely reason for this complication? तो इसके लिए सबसे अच्छी जो है that is protein C deficiency leading to microvascular thrombosis. ठीक है, it leading to microvascular thrombosis. अच्छा, फिर है 32-year-old woman presents with secondary infertility for 2 years. She has a history of postpartum infection after vaginal delivery and her hormonal profile is normal. Transvaginal ultrasound is unremarkable. Which investigation is most appropriate to assess her fallopian tube patency? तो इसमें क्या है, दैट इज़ योर हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी आपने करनी है। क्या करना है, हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी आपने करना है। ठीक है, फिर इसके बाद है अ 3-year-old boy presents with recurrent infection, hypocalcemia, tetany and congenital heart defect. Physical examination shows fetal dysmorphism including cleft palate and low set ears. लेबॉर्ट्री टेस्ट पे लो पैराथायरॉयड लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एब्सेंट और हाइपोप्लास्टिक इन दिस पेशेंट? तो ये आपको क्या लग रहा है, इसमें एब्सेंट या हाइपोप्लास्टिक, ये आपको क्या लग रहा है, दिस इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है। अच्छा, फिर है 28-year-old woman presents with severe dysmenorrhea during surgery. It is noted that pain from the uterus is transmitted along specific ligament to the spinal cord. Which of the following structure primarily carries sensory fibers from the uterus? तो sensory fibers from the uterus कौन कैरी करता है, that is your cardinal ligament। ठीक है, cardinal ligament, that is your cardinal ligament। ठीक है, a lady have difficult vaginal delivery. There is hematoma formation at broad ligament due to which artery? Lady have difficult vaginal delivery. There is hematoma formation at broad ligament due to which artery? Hematoma किसकी वजह से बनता है, that is due to uterine artery. A woman experiences recurrent second trimester pregnancy losses. तो इसमें आपकी डायग्नोसिस क्या है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होनी चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कॉमन कॉज, ये सर्वाइकल इनकम्पिटेंसीज की वजह से होता है। 30-year-old pregnant woman at 12-week gestation is undergoing routine parenteral testing, prenatal testing. Which organ is primary source of circulating estrogen during pregnancy? तो primary source
ऑफ सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन आपके साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है, अमंग्स द फॉलोइंग क्या लगता है। तो दैट इज़ योर आपके साथ जो है प्रेग्नेंट वुमेन है, 12 वीक गेस्टेशन है, रूटीन प्रीनेटल टेस्टिंग पे जारी है। विच ऑर्गन इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन किस से प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ योर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्लेसेंटा। तो एस्ट्रोजन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा। ठीक है, 12 वीक गेस्टेशन है, 12 वीक मतलब 3 मंथ्स पे। ठीक है, तो what is the which organ is the primary source of circulating estrogen during pregnancy, circulating estrogen का source आप याद रखो कि this is placenta। 27-year-old woman track her menstrual cycle, ovulation typically occur after mid-cycle LH surge, how long after LH surge does ovulation usually occur, तो how long after the LH surge ovulation occurs, तो that is 48 to 70, that is 24 to 36 hours, 24 से 36 घंटे तक, 24 से 36 घंटे, 24 to 36 hours। A 25-year-old woman presents for a routine checkup. She reports that her menstrual cycle occurs every 28 days, lasting 4 to 5 days with moderate flow and no dysmenorrhea. She has no history of hormonal disorder or medication affecting the cycle. What term best describe her menstrual pattern? तो इसके लिए सबसे अच्छा टर्म कौन सा है, दैट इज़ यूमेनोरिया। 23-year-old woman है, उसको एवेल्यूएशन ऑफ मेंसेस साइकिल के लिए आ गई, फॉलिकुलर फेज ऑफ साइकिल में है। विच ऑर्गन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन, तो अभी ये आपके साथ आ गई फॉर एवेल्यूएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज में जो सोर्स होता है ऑफ एस्ट्रोजन दैट इज़ ओवरी। ठीक है, फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंसेस साइकिल में ग्रेनुलोसा सेल जो है, ओवेरियन ग्रेनुलोसा सेल ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल जो है आपके साथ ईस्ट्राडायोल प्रोड्यूस करते हैं, जो मोस्ट पोटेंट एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, सर्वाइकल mucus changes and regulation of FSH and LH secretion. Patient with mitral stenosis, उसको irregular pulse develop हुआ। What conduction abnormality is present, तो ये AFib की तरफ जा रहा है। AFib में आपके साथ increased conduction time होता है। ठीक है, वहाँ पे आपके साथ क्या होता है, chaotic atrial impulse होती है that reaches the AV node at variable interval, prolonged and variable conduction time होगा वहाँ पे। 14-year-old girl presents to the emergency department with sudden severe intermittent right lower abdominal pain for 6 hours. She has normal menstrual history and no mass is palpated on abdominal examination. अल्ट्रासाउंड पे एडिमेटस ओवरी विद डिक्रीज वीनस ब्लड फ्लो नज़र आ रहा है। इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस आपको क्या लग रहा है, यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड थिंक अबाउट इट। सो दिस इज़ अ केस ऑफ ओवेरियन टॉर्जन। तो जब भी इमरजेंसी में आई सडन सिवियर पेन आ गया, सडन पेन आ गया, ठीक है, जो बहुत जल्दी आता है, ठीक है, और बाकी नॉर्मल मेंसेस साइकिल है, नो मास वगैरह है, तो इसमें आपने ओवेरियन टॉर्जन सस्पेक्ट करना है। 7-year-old बॉय जो है उसको DMD ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डायग्नोज हुई। Which of the following molecules would have impaired transmembrane movement due to defective dystrophin and increased membrane fragility? ठीक है, तो कौन सा है जिसमें impaired transmembrane movement होगा due to defective dystrophin and increased membrane fragility? तो amongst the following वो कौन सा होगा, that is your ions या calcium। Example calcium। DMD is caused by mutation in the dystrophin gene और उसकी वजह से आपके साथ फ्रेजाइल सार्कोलीमा बनता है। मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी के में आपके साथ इट अलाउज द मेक एक्सेसिव कैल्शियम इनफ्लक्स एंड ट्रिगर्स मसल फाइबर नेक्रोसिस एंड डिजेनरेशन। 32-year-old woman presents for routine gynecology ultrasound. She is asymptomatic, has regular menses cycle। अल्ट्रासाउंड पे आपको अ मास
A small intramural fibroid measuring 2 into 3 centimeter, no abnormal bleeding or pressure symptoms are reported. Which of the following does not require further investigation? तो amongst the following कौन से के लिए further investigation नहीं चाहिए? That is your fibroids. ठीक है. 45-year-old woman is found to have mutation in TP53 gene on genetic testing. Which of the following best explain the consequence of this mutation? तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अमंग द फॉलोइंग. ठीक है, इसको आप पॉज करके यू कैन रीड दीज ऑप्शंस. ठीक है, तो TP53 का जो सबसे अच्छा काम है दैट इज़ TP53 loses its tumor suppressor function causing uncontrolled cell cycle progression. ठीक है. फिर है 27-year-old woman undergoes normal spontaneous vaginal delivery of a 3.6 kg baby. 10 minutes after delivery of the placenta, she develops heavy vaginal bleeding, soaking 2 pads within a minute. On examination, her uterus feels soft, boggy, and enlarged. There is no vaginal laceration, placenta is complete, and vital signs show tachycardia and hypotension. ठीक है. So what is the most important and most common cause of her postpartum hemorrhage? So that is your option number B, uterine atony. फिर है woman develop rectovaginal fistula after prolonged labor. Which organism is most commonly isolated? तो इसमें कौन सा organism होगा? That will be your E. coli. 27-year-old woman presents with fever, rash, vomiting and diarrhea. For the last 2 hours she reports that she has been using super absorbent menstrual pads continuously for the past 2 days. Due to heavy flow on examination, she is hypotensive, has diffuse erythematous rash and shows skin desquamation beginning on palms. Laboratory report आपके साथ elevated liver enzymes और low platelets दिखा रही हैं. तो इसका डायग्नोस क्या हुआ? ये सारी की सारी जो सिम्टम्स है, हाइपोटेंसिव, डिफ्यूज रैश है, स्किन डिस्क्वेमेशन है, ठीक है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट्स, दे इंडिकेट टूवर्ड्स टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो स्टेफोरियस की वजह से होता है. 17-year-old गर्ल है, presented with cyclic abdominal pain every month but no menstrual bleeding. On examination, blood appears to be collecting behind the cervix and imaging shows a longitudinal vaginal septum causing obstruction of the blood flow. Which of the following is the most appropriate treatment? तो इसमें आपने सेप्टोप्लास्टी करनी है, resection of the vaginal septum. 28-year-old woman G1 P0 presents with 6 week of amenorrhea, positive urinary pregnancy test, right iliac fossa, tenderness for the past several hours. She denies any vaginal bleeding. Examination, she is hemodynamically stable but has localized RIF tenderness. Which of the following is the most likely diagnosis? The most likely diagnosis is your ectopic pregnancy. 10% formalin आपके साथ used होता है in biopsy specimen for which purpose? तो 10% formalin हम use करते हैं to prevent autolysis. Formalin fixes tissue by cross-linking protein, preventing enzymatic autolysis and preventing morphology. फिर इसके बाद है inorganic ion causing cancer. तो कौन सा आयन आपके साथ कैंसर कॉज करवाता है? दैट इज़ योर एस्बेस्टॉस. ठीक है. फिर इसके बाद है 48-year-old मैन, नोन केस ऑफ CLD, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया विद हेमाटेमेसिस. ठीक है. स्टेबल ही स्टेबलाइज ट्रीटेड विद टर्लीप्रेसिन. फिर उसको अर्जेंट एंडोस्कोपी हुई जिसमें देर इज़ esophageal varices. ठीक है. आफ्टर कंट्रोलिंग acute bleed you plan for long term secondary prophylaxis to prevent another episode. तो आपने क्या चीज़ देनी है for secondary prophylaxis? You will have to give propranolol, beta blocker. Patient presents with syncope, ECG पे P waves not followed by QRS. The most likely diagnosis क्या है? That is complete heart block. A 45-year-old patient with sudden epigastric pain radiating to the back, which worsens when lying supine. Which laboratory test is most specific for confirming the diagnosis? That is your lipase level. Chronic smoker है, उसको complete left lung atelectasis है. इसका पैथोलॉजी क्या होगी? तो atelectasis में आपके साथ complete obstruction होगी ना of airways, not partial. Complete
एटिलेक्टेसिस में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मेन ब्रोंकस, हाइपोटेंशन विद फेलिंग हार्ट, तो फेलिंग हार्ट में कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ जा रहे हैं जिसमें डोपामीन डोपिटामीन देते हैं, ठीक है। 45 ईयर ओल्ड जो है उसको हाइपरटेंशन है, ही हैज़ adrenal mass on imaging, which laboratory marker is most useful for confirming the diagnosis, so that is your VMA. During neuroanatomy dissection, a student is asked where the facial nucleus is located in the brainstem, तो facial nucleus facial colliculus में होगा। फिर है office worker worried about his health, visit to physician and concerned about development of diabetes in him, which of these will be associated with reduced risk, तो reduced risk है कि he belongs to less affected gender। diabetic patient है, chronic ulcer है, which is the main mechanism for ulcer formation, main mechanism for ulcer formation is neuropathy angiopathy। patient को high LDL कोलेस्ट्रॉल है और dietary component will have improve LDL levels, तो improve LDL levels होते हैं इन मोनोसेचुरेटेड फैट्स में। 20 ईयर फीमेल है, उसको एब्डोमिनल ब्लोटिंग डायरिया आफ्टर कंज्यूमिंग मिल्क, फ्रीक्वेंटली यूजेस मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट एट होम्स, टेस्ट परफॉर्म इन विच नो राइज इन द ब्लड ग्लूकोज इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 5 ईयर ऑफ मिल्क इंजेक्शन, तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है ये MCQ। अच्छा, patient develop polyuria, excessive thirst after head trauma, which central lesion is responsible, तो इसमें कौन सा आपके साथ lesion responsible है, that is due to your paraventricular nucleus of hypothalamus, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर है पेशेंट को वैनकोमाइसिन दिया फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसके बाद डिक्रीज यूरिन आउटपुट है फॉर आफ्टर 2 days, तो आपने सैंपल को सेंड करना है जस्ट बिफोर द नेक्स्ट डोज। ट्रॉफ लेवल जो है जस्ट बिफोर द नेक्स्ट डोज को रिलेट्स विद टॉक्सिसिटी एंड थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग। अच्छा, 189 MCQ है, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्प्लीनोमेगेली, स्किन हाइपरपिगमेंटेशन, सीरम फेरेटिन 2000, तो बहुत ज़्यादा फेरेटिन है, आयरन टॉक्सिसिटी हुई है, डीफेरोक्सामिन दो, ठीक है। आयरन ओवरलोड में डीफेरोक्सामिन देते हैं। पेशेंट रिसीव गैमा रेडिएशन फॉर सॉलिड ट्यूमर, तो गैमा रेडिएशन में हम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। पेशेंट रिसीविंग गैमा रेडिएशन फॉर अ सॉलिड ट्यूमर, तो उसमें फ्री रेडिकल आपके साथ बनता है। 35 ईयर ओल्ड वुमेन विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर, अभी वो रिस्क के बारे में कंसर्न है, शी इज़ अदरवाइज हेल्दी, wishes to reduce her risk of developing ovarian cancer, which surgical option is most appropriate, तो कौन सा सर्जिकल ऑप्शन करना है, हिस्टेरेक्टमी प्लस सल्फिंगोफेरेक्टमी। 28 ईयर ओल्ड पेशेंट विद स्वेलिंग अराउंड नी जॉइंट, इमेजिंग पे लीजन इन्वॉल्विंग मेटाफाइसिस एपिफाइसिल जंक्शन ऑफ डिस्टल फीवर, हिस्टोपैथोलॉजी पे स्पिंडल शेप स्ट्रोमल सेल्स विद न्यूमरस मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो जॉइंट सेल आपको मिलते हैं जॉइंट सेल ट्यूमर में। बायोप्सी ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ वोकल कॉर्ड, आपके साथ कौन सा एपिथेलियम होता है वोकल कॉर्ड में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड। 45 ईयर पेशेंट है, फेशियल रिंकल्स है, मसल स्पाज्म है, उसको ड्रग दिया जो एसिटाइल कोलिन के को डिक्रीज करता है from the neuromuscular junction, which of the following is the most likely effective treatment, तो इसमें क्या होगा, that it will cause dry mouth। 28 ईयर वुमेन है, उसको excessive facial and body hair है, muscle wasting है, recent weight loss है, लेबॉर्ट्री टेस्ट पे ACTH लेवल्स ज़्यादा हैं, तो ये आपके साथ क्या हुआ ये हमने पढ़ा है, दिस इज़ एड्रीनल कार्सिनोमा। जब भी आपको बॉडी हेयर हिरसुटिज्म वगैरह और आपको एलिवेटेड ACTH लेवल्स मिले, तो दिस इज़ एड्रीनल कार्सिनोमा। पेशेंट को CKD है, पासिस अवे। ऑटोप्सी पे जो है रिवील्स इनलार्ज पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, तो मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन क्या है, पैराथायरॉयड की हाइपरप्लेजिया है। 22q11 डिलीशन आ गई तो आपने डायजॉर्ज सिंड्रोम को सस्पेक्ट करना है।
थर्ड और फोर्थ पेरिंजियल पाउचेस में डिफेक्ट है, व्हाट विल हैपन, तो इसमें क्या होगा, इट विल कॉज टेटनी। ठीक है। 30-year-old एक्सरे टेक्नीशियन प्रेजेंट्स विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटीग, लैब पे HB7 नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है तो, और डिक्रीज प्लेटलेट्स है, तो इसका लाइकली कॉज क्या है, दिस इज़ ए प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एक्ट वाया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिसेप्टर फॉर ग्रोथ हार्मोन आर लोकेटेड ऑन, तो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर आपके साथ कहाँ होते हैं, थायराइड हार्मोन के तो आपको न्यूक्लियस पे मिलते हैं, ग्रोथ हार्मोन वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं। ठीक है। लास्ट MCQ है, 12-year-old बॉय प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, exercise intolerance and ptosis, he died suddenly and autopsy of skeletal muscle shows ragged red fibers, तो ये red fibers जो है ये आपको कौन से ऑर्गेनली में मिलते हैं, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो है लास्ट MCQ था, रैग्ड रेड फाइबर्स जो है प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, टोसिस, he dies suddenly, autopsy पे skeletal muscle shows ragged red fibers, so you have to pick mitochondria. So if you enjoyed this video, please do subscribe, and thanks for watching. See you in the next video.